अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास फैसलाबाद बोर्ड ग्रुप 1 सॉल्व कर रहे हैं। 2022 पेपर्स ही हैं हमारे इंसान के। आप देखें फर्स्ट क्वेश्चन 5 का ही पार्ट 6 मैन कैन पेंट अ हाउस इन 4 days। 6 आदमी का घर को पेंट कर रहे हैं 4 days में। हाउ लॉन्ग इट वुड टेक, कितना वक्त लगेगा टू पेंट द हाउस, घर को पेंट करने में, इफ़ 3 men आर एम्प्लॉयड, अगर 6 की बजाय इफ 4 वो पहले कितने 6 की बजाय 4 आदमी 3 आदमी रखें तो फिर कितना टाइम लगेगा। मैन एंड डेज, मैन का जिक्र है 6 men, पेंट सॉरी डेज का डी डेज, ठीक है। कितने डेज लग रहे हैं 4 days। हाउ लॉन्ग इट वुड टेक इट पेंट द हाउस इफ़ 3 men आर एम्प्लॉयड, अगर 3 लोग रखें तो कितने दिन लगेंगे। अब देखें अगर आपके पास आदमी कम है, कम आदमी रख रहे हैं तो ज़ाहिर ज़्यादा टाइम लगेगा, उन्हें ज़्यादा दिन लगेंगे काम का ख़त्म करने में, पेंट करने में घर। अब जिस रेशो से आपने बनाया है कम आदमी हैं तो ज़्यादा दिन लगेंगे। 6/, ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो मैं 6/3 लिख रही हूँ, दरमियान में इक्वल लगा रही हूँ। ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये x/4 लिखूँगी, ठीक हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी, x को 3 के साथ और 4 को 6 को 4 के साथ, 3x 6 4s are 24, x इज इक्वल टू, ये 3 द मल्टीप्लाई होता है जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 8s are 24, 8 days लगेंगे, ठीक है। पहले 4 दिन लग रहे थे, अब ज़रा ना आदमी आधे कर दिए तो दिन तो फिर डबल लगेंगे ना, पहले 4 थे तो अब 8 दिन लगेंगे। 8 days से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2.2 का रिव्यू का 5 क्वेश्चन है। उन्होंने कहा डिसीज्ड, मैंने आपको बताया था ये होता है जो मुर्दा फोत हो जाए आदमी, ठीक है। लेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ वर्थ रुपीज़ दिस, 4,50,000 का 2.5 लाख 10 लाख जी। 45 लाख की इसकी है, 4 लाख 45 लाख की प्रॉपर्टी है। इफ़ ही लेफ्ट बिहाइंड अ विडो, और इसकी एक विडो भी है एंड 2 sons और 2 बच्चे हैं। वर्क आउट द शेयर ऑफ ईच, हर एक का हिस्सा आपने फाइंड कर देना है। अमाउंट ऑफ वेल्थ लेफ्ट, पहले ये डाटा लिखा है अमाउंट AMOUNT, अमाउंट ऑफ वेल्थ लेफ्ट, और हमेशा हम यही लिख रहे हैं तो फिर मैंने यही लिखा। तो रुपीज़ कितनी है आपके पास, रुपीज़ 45 लाख, तो लाख में 5 0, 1 2 3 और 2, ठीक हो गया। अब विडोज शेयर्स था, विडोज शेयर्स जब सन है ना, मतलब इसके बच्चे तो हैं ना, इन केस ऑफ चाइल्ड विडो शेयर होता है 1/8, तो 4 5 लिख कर आप 1/8 लिख लें या 1/8 पहले लिख लें, ये कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। अब मैं लिख रही हूँ, हम कर रहे थे 1/8 को डिवाइड कर रहे थे और फिर 4 5 कर रहे थे, तो ऐसे ही चाहे कर लें। तो 1/8 को मैंने डिवाइड किया तो 0.125 आया, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, फिर आगे 4 5 5 पर 1 2 3 4 और 5, तो आपके पास आ गया 562500 रुपीज़ 562500 यूनिट 10 100 1000 10,000 lakh 5 लाख 5,62,500, ठीक हो गया। अब रिमेनिंग आपको पता है विडो शेयर्स के बाद आप हमेशा रिमेनिंग अमाउंट करते हैं अगर बच्चे हैं तो। रिमेनिंग अमाउंट क्या करेंगे, ये जो टोटल अमाउंट थी आपके पास 45 लाख, लाख में मैंने आपको बताया था 5 सिफर होते हैं, फिर 562500, इन दोनों को आपने माइनस करना है। तो ये अमाउंट ऑलरेडी मेरे पास लिखी हुई थी, तो पहली वाली क्या है 4 5, ये देखिए 4 5, तो 5 सिफर 1 2 3 4 और 5, माइनस ये माइनस, फिर ये ANS आंसर लिखा हुआ है आंसर, फिर ये इक्वल, तो आपके पास आ जाएगा 39। रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास आ गया, अब देखते हैं ये ठीक है। रिमेनिंग अमाउंट आ गया 3937,500। अब आपने क्या करना है, रेशो ऑफ सान का बेटे का दो बेटे हैं तो 2:2, सम ऑफ रेशो 4। अब हर बेटे का हिस्सा फाइंड करना है, तो 2 बेटे हैं, हर सम ऑफ रेशो 4 है, तो मल्टीप्लाई आपके पास ये जो रिमेनिंग अमाउंट आई थी वो वाली, ठीक है।
तो अब मैं लिख लेती हूँ 2, अब डिवाइड कर रहे थे ना, यानी 2 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल 0.5, इसको मल्टीप्लाई कर दूँ। अब ये जो वैल्यू आई थी हमारे पास 393750, तो ये आपके पास आ गया 1968,750। यस, ये आपके पास आ गया ₹196,8750 और यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 19,68,750 आपके पास बेटे का हिस्सा आ गया। ठीक हो गया, ये आपका आंसर आ गया। ये आपकी रिमेनिंग अमाउंट और ये आपका विडो शेयर्स। ये आपके दो आंसर आ गए। आसान था क्वेश्चन, मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये देखिए, इसमें थोड़ा ये कम ऐसे जी आ रहा होगा ना सर। द मार्क प्राइस ऑफ अ बुक इज ₹480, मार्क प्राइस है ₹480। द शॉपकीपर ऑफर अ डिस्काउंट इज 10%, ये दिया हुआ है, एंड स्टिल गेन 8% प्रॉफिट। अच्छा, उसने किताब 480 में खरीदी, 10% से डिस्काउंट भी दिया, फिर भी उसे 8% नफ़ा हुआ था। ये फिर आप वो कह रहे हैं कि फाइंड द प्राइस एट विच द शॉपकीपर परचेज इट, उसने इसे कितने में ख़रीदा था शॉपकीपर ने। बेसिकली आपने कॉस्ट प्राइस ही फाइंड करनी हुई। ठीक है, कॉस्ट प्राइस थी और प्रॉफिट था मेरे पास, तो मेरे जहन में फार्मूला आया जो मैं पढ़ा था हमने, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। लेकिन यहाँ पर जब मैं आई तो मुझे पता चला मेरे पास तो सेल प्राइस ही नहीं है, लेकिन मेरे पास डिस्काउंट भी है और मार्क प्राइस भी है। फिर मैं फार्मूला दूसरा लगाया सेल प्राइस का, मार्क प्राइस जी, फार्मूला लगाया हमने मार्क प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट ओवर 100, तो यहाँ से मैं सेल प्राइस निकालूंगी, फिर सेल प्राइस का आंसर इधर कॉस्ट प्राइस में पुट करूँगी तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली पहले मैं सेल प्राइस का ही आंसर लिखने लगी हूँ, तो पहले मैं सेल प्राइस का फार्मूला लगाती हूँ। सेल प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस, तो वो था 100 माइनस DISCOUNT डिस्काउंट परसेंटेज में, और नीचे हमारे पास था 100। अब मैं वैल्यूज़ रिप्लेस करने लगी हूँ। सेल प्राइस की जगह सेल प्राइस, मार्क प्राइस थी आपके पास 480, 100 डिस्काउंट था आपके पास 10 और नीचे भी आ गया 100। ठीक हो गया, अब ये आ गया 480, ये आ गया 90 ओवर 100। अब मैं 90 को 100 पे डिवाइड करूँगी और 480 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। 90 ये लिखा डिवाइडेड बाय 100, ये आ गया 0.9, मल्टीप्लाई बाय कर दूँगी 480, तो आपके पास आ गया 432 रुपीज़। सेल प्राइस का आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, लेकिन हमें सेल प्राइस नहीं, हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए थी। कॉस्ट प्राइस का फार्मूला लगाएंगे और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चाहे तो आप इधर एक लाइन लगा लें। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस का फार्मूला, व्हेन प्रॉफिट इज गिवन, सेल प्राइस 100 प्लस PROFIT प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक हो गया, अब आपके देखिए कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस का आंसर अभी आपने निकाला 432 थी, 100 और 100 प्लस 8। अच्छा जी, अब ये सारा काम मैं कैलकुलेटर पे करूँगी एक साथ, तो आपने देखना है ध्यान से। ये आ गया 108। ठीक है, पहले 100 को 108 पर डिवाइड करूँगी, ये कैलकुलेटर, ये 100 डिवाइडेड बाय 108। अब ये इतनी ज़्यादा वैल्यू आएगी, आपने कोई 4 या 3 वैल्यूज़ नहीं लिखनी, आपने एज इट इज़ इसे लिखा ही रहने देना है। मल्टीप्लाई का साइन लगा दें। अब 432 लिखें, 432, फिर इक्वल प्रेस करें तो ये पूरा 400 आ गया। आपको राउंड अप करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये आपका आंसर आ गया। उसने 400 रुपये में उसे ख़रीदी थी। ठीक है, बेची उसने 432 रुपये में। ये आपका आंसर आ गया। आपको यही चीज़ पूछी हुई थी, इस पर 2 फार्मूले लगने थे। परचेज से मुझे पता चला कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, मैंने कॉस्ट प्राइस का फार्मूला लिखा जब प्रॉफिट परसेंटेज में था। जब कॉस्ट प्राइस का फार्मूला लिखा तो मेरे पास सेल प्राइस आया उसमें लिखा हुआ, लेकिन मेरे पास सेल प्राइस नहीं थी। लेकिन फिर मुझे याद आया मार्क प्राइस और डिस्काउंट को लेकर सेल प्राइस फाइंड की जा सकती है। फिर मैंने ये फार्मूला लगा के पहले सेल प्राइस फाइंड की, फिर इस सेल प्राइस को इसका कॉस्ट प्राइस वाली सेल प्राइस में लगा कर तो हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड कर ली। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 का ए पार्ट है। अब वो आपसे कह रहे हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस
व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड प्रॉफिट ऑन रुपीज़ दिस। सही हो गया। आपके पास है सिंपल, वो कह रहे हैं सिंपल प्रॉफिट में और कंपाउंड प्रॉफिट में डिफरेंस बताएं। आपको डाटा उन्होंने दे दिया गया है, ये पी है, 4 ईयर है तो टाइम हुआ एट 5%, 5% है तो ये रेट हुआ। जब आपने सिंपल प्रॉफिट फाइंड करना है ना, तो उसका फार्मूला क्या होता है, ये मैंने नीचे लिखा हुआ है, पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी। मतलब ये जो वैल्यूज़ है ये आपकी पी है, कैपिटल टी है 4, और आपके पास कैपिटल टी 4 है जी, और आर की वैल्यू आपके पास 5, तो इसे लिख सकते हैं 5/100 0.05। ठीक हो गया। अब ये फार्मूला मैंने कहा परसेंटेज खत्म करके डिवाइडेड बाय 100, 5 को 100 पे डिवाइड करें तो 0.05। अब ये मैं सिंपल प्रॉफिट में पुट करने लगी हूँ। ये आपके पास आई, पी की वैल्यू है 25,000, यूनिट 10, 100,000, 10,000, 2500। ठीक है, इधर रुपीज़ नहीं, एंड पे लगा देंगे रुपीज़। आर की वैल्यू क्या थी 0.05, और टी था टाइम था आपके पास 4। अब ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेटर पर लिख के मल्टीप्लाई कर दें। तो आपने लिखा 2500 ने 3 दफ़ा 0 था, मल्टीप्लाई बाय 0.05 था, फिर मल्टीप्लाई लगाकर 4, तो आपके पास आ गया 5000, 1, 2 और 3 रुपीज़। यह आपके पास आ गया सिंपल प्रॉफिट। उन्होंने कहा था कंपाउंड प्रॉफिट और सिंपल प्रॉफिट में डिफरेंस बताएं, जबकि डाटा एक ही था। आपको पता है जब हम कंपाउंड प्रॉफिट फाइंड करते हैं उसमें हम पी लिखते हैं, लेकिन टी को हम स्मॉल टी लिखते हैं और आर को हम स्मॉल आर लेते हैं। वैल्यूज़ तो वही हैं, लेकिन जस्ट इसे स्मॉल टी और इसे आर ले दिया, क्योंकि कंपाउंड प्रॉफिट का फार्मूला हमने पढ़ा था ए माइनस पी, यानी अमाउंट में को प्रिंसिपल वाली अमाउंट में से माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ रहा था। ठीक है, अब मेरे पास इसमें यहाँ दे ए की हाली अमाउंट फाइंड करने का फार्मूला था आपके पास पी 1 प्लस आर की पावर टी, पी की वैल्यू 2, 5, 1, 2, 3 0, 1 प्लस आर की वैल्यू 0.05 और टी था 4। ठीक है, अब पहले ये पॉइंट ब्रैकेट सॉल्व करने लगी हूँ। ये देखें कैसे करने लगी हूँ। ये कैलकुलेटर आपके पास है, ब्रैकेट ये 1 प्लस 0.05 ब्रैकेट क्लोज, ये पावर 4। ठीक है, ये आ गया। आप इससे कुछ भी नहीं करना, मल्टीप्लाई का साइन लगवा दें साथ ही और लिखें 25,000, 3 दफ़ा 0 था, तो आपके पास इतनी ज़्यादा वैल्यू आती है। तो आप ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक लिखेंगे, तो आपके पास वैल्यू आ गई 30,387.65। चाहे इसे राउंड ऑफ करके 6 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने 65 लिख लिया है। अब ये आपके पास ए की वैल्यू आ गई। आपके पास फार्मूला है कि ए में से पी की वैल्यू माइनस कर देनी है। ये हमने ए की वैल्यू लिखी हुई है, फिर से लिख लेते हैं। यहाँ पर भी तो लिख दिया फार्मूले में। तो वैल्यू थी आपके पास 30,387.65 माइनस पी की वैल्यू थी 2, 5, 1, 2 और 3 000, यही थी ना। अब माइनस ये सारी कैलकुलेटर पर मैंने सारी वैल्यू लिखी रहने दी, मैंने इससे कुछ भी नहीं किया। 2, 5 ताकि आपका आंसर ज़्यादा एक्यूरेट आ जाए, तो 1, 2, 3 से फिर से 3 ही लगाए, फिर इक्वल प्रेस कर दिया। अब आपके पास आंसर आ गया आपके पास 5387.6 और 5। ठीक हो गया, ये कंपाउंड प्रॉफिट था। अब ये आपके पास कंपाउंड प्रॉफिट का आंसर आ गया और ये आपके पास आ गया था सिंपल प्रॉफिट का। वो कह रहे थे इन दोनों में डिफरेंस बताएं। इन दोनों में डिफरेंस से ही पता चल रहा है कि माइनस करना पड़ेगा। तो आपको पहले ये वैल्यू बड़ी है, ज़रा बड़ी में से छोटी होगी, तो आप 5387.65 माइनस 5, 1, 2 और 3, ये आप सी आई माइनस आई भी लिख सकते हैं, फिर आप उसे माइनस कर सकते हैं। ये वैल्यूज़ ऑलरेडी मेरे पास लिखी हुई थी कैलकुलेटर पर, मैंने माइनस प्रेस किया, फिर 5000 प्रेस कर दिया, तो हमारे पास आ गई वैल्यूज़। अब देख लेते हैं हमारा जो ठीक है कि गलत आया। ये आपका क्वेश्चन मेरे हाथ में, मैंने 2 दफ़ा कैलकुलेटर पर माइनस कर दिया, तो दोबारा देख लेते हैं। हाँ जी, आपका ये एग्जाम्पल है 87 पेज के ऊपर, और ये भी उसी मेथड से ही तकरीबन की हुई है इन्होंने, शायद 4 दफ़ा लिखा हुआ उसको। तो 387.65 हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया 387.65, ये हमारा आंसर आ गया। उन्होंने कहा था सिंपल प्रॉफिट और कंपाउंड प्रॉफिट में डिफरेंस बताएं, हमने बता दिया। ये हमारा पास सिंपल और फिर कंपाउंड प्रॉफिट
का आ गया आंसर। ये आपकी एग्जाम्पल थी। 87 पेज पर आप 4.2 के पीछे थी। आगे देखें, टोटल टैक्सेबल इनकम ऑफ अ पर्सन। एक शख्स की तो काबिले अदा यानी वो टैक्स देने के बाद पर्सन इज रुपीज़ दिस इफ़ ही इज़ गिवन रिबेट। रिबेट मैंने माइनस या छूट होता मैंने आपको बताया था, जब रिबेट आए तो हम माइनस करते हैं। लेकिन अब कब माइनस करना है, पहले ही माइनस कर देना है या ये उन्होंने कहा ऑन द टैक्स चार्जेबल, मतलब पहले इसके ऊपर टैक्स लेंगे। टैक्स क्या है आपके पास 4.5, उसके बाद आप रिबेट करेंगे। ठीक है, तो मैं लिख रही हूँ टोटल अमाउंट इनकम, टोटल इनकम लिख लें, टैक्सेबल इनकम लिख लें, चाहे यहीं से लिख लेती हूँ, टैक्सेबल इनकम ऑफ अ पर्सन। ठीक है, रुपीज़ 4, 3, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, अब टैक्स ही हैज़ पे एज इनकम टैक्स, ज़ाहिर इनकम पर है तो इनकम टैक्स ही होगा। इनकम टैक्स कितना है 4.5%। अब मैं ले रही हूँ, आपको पता है परसेंटेज को ख़त्म करके डिवाइडेड में 100 लगाते हैं, मल्टीप्लाई बाय 4, 3, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, अब ये आपके पास आ गया कैलकुलेटर, इधर लिखिए 4, फिर डिवाइडेड का साइन 4.5 है, डिवाइडेड बाय 100, ये आ गया 0.045, मल्टीप्लाई बाय 4, 3 और उसके बाद कितने से पर है 1, 2, 3 और 4 ही हैं जी, इक्वल 19350। 19350। अब आ गया रिबेट का मसला, ये रिबेट लिख के जस्ट माइनस कर दें। रिबेट 19350 माइनस 3000, the total taxable if then work out the amount he has to pay as the income tax। रिबेट 3000 था तो फिर ये इसके पास थी, वर्कआउट द अमाउंट, ये अमाउंट आई है। ठीक है, रिबेट में एक जगह रिबेट लिख लें, तो रिबेट को आप चाहे या ना लिखें, आपको पता है रिबेट, फिर एक लाइन पर रिबेट लिख के 3000 लिखना पड़ेगा, दूसरे पर आपको लिखनी पड़ेगी अमाउंट ही हैज़ टू पे एज इनकम टैक्स। ये लाइन ही पूरी मैं लिख रही हूँ। ठीक है, AMOUNT, अमाउंट ही हैज़ टू पे, अमाउंट ही हैज़ टू पे एस INCOME इनकम टैक्स। ठीक है, यहाँ इक्वल लगा दें, या आप ये क्रॉस करना पड़ गया इसलिए इस जगह थोड़ी कम रहेगी, आप यहीं से लिख लें अमाउंट, ये मैंने आपको बताया ना ऊपर से लाइन, अमाउंट ही हैज़ टू पे एज इनकम टैक्स। अब आपके पास कितनी होगी, इन दोनों को माइनस कर दे, आपका आंसर आ जाएगा 193,750 लिखा हुआ है, इसमें से हमने 3000 माइनस करना था तो आ गया 16350। 16350 इनकम है तो ज़ाहिर रुपीज़ में होगी जो ना 10, 100,000, 10,000, 16,350। ठीक है, अब उन्होंने कहा था टैक्सेबल, टैक्स चार्जेबल, पहले इसके ऊपर टैक्स निकलेगा, फिर उस पे से क्या कहते हैं रिबेट बाद में माइनस होगी, फिर जो रकम आएगी वो इनकम होगी, अमाउंट होगी ही हैज़ टू पे एज इनकम टैक्स, जो उसने इनकम टैक्स के तौर पर अदा किया। अब आ जाएगा आपका क्वेश्चन सॉल्व विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम, फिर लॉग आ गए। अब देखते हैं अल्लाह करे इसमें कोई गलती ना हो। पहला स्टेप, लेट x इज इक्वल टू 8.67 3.94 ओवर 1.78, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, TAKING, टेकिंग LOG, लॉग ऑन बोथ साइड, तो log ऑफ x इज इक्वल टू लॉग और फिर ये पूरी वैल्यू 8.67 मल्टीप्लाई बाय 3.94 ओवर 1.78। अब आपने क्या करना है, लॉग को अंदर लेके जाना है, तो 8.67 मल्टीप्लाई है तो प्लस लॉग ऑफ 3.94 तो माइनस लॉग ऑफ 1.7 ओवर 8, लॉग ऑफ x इज इक्वल टू, हाँ जी, अब आ गया आपके पास करेक्टरिस्टिक्स की बारी, क्योंकि उन्होंने कहा लॉग टेबल से लें,
तो यहाँ पॉइंट से पहले एक वैल्यू है तो 1 में से 1 माइनस किया तो 0 करैक्टरिस्टिक्स, यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 वैल्यू है 0 करैक्टरिस्टिक्स, यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 वैल्यू है 0 करैक्टरिस्टिक्स। 86 को 7 में, 39 को 4 में, 17 को 8 में। जब आपने वैल्यू लेनी है तो इकट्ठी 3 ले लेनी है, ठीक है। 86 को 7 में। अब ये देखिए, अब आप लॉग टेबल यूज़ करेंगे एंटी लॉग में। 86 को 7 में, ये 86 नज़र आ रहा है आपको, ये 86 7 जी 7 में आई थिंक यही वैल्यू है 9 3 8 और 0, 9380 लिख भी लेती 9380। अब ये मैंने लिख लिया 9380। अब 39 को 4 में, 39 ये है 0 1 2 3 एंड 4। 4 में वैल्यू आपके पास 5955, 5955। अब 17 को 8 में, ये 17, अब 8, ये 8 यहाँ है 2504, ठीक हो गया। अब आगे वैल्यू बारी प्लस माइनस करने की, मैं इसका आंसर निकाल कर रखती हूँ। ये आपका पता है ना 6.5 के 5 क्वेश्चन का, 6.5 का 8 पार्ट में से आते हैं आपके, तो 4 में से भी आते हैं, 2 है ना, एक तो क्वेश्चन दोनों में एक सा ही लिखा हुआ जी। 4 का सेकंड पार्ट है, 6.5 का 4 का सेकंड पार्ट। मैंने कहा फिर मेरा आंसर मैंने लगा तो मैंने कहा 4 का, हाँ देखो इसमें भी कोई गड़बड़ है। चलो देखते हैं आपका आंसर के लिए। अब देखो जी, प्लस माइनस की बारी आ गई हमारे पास, तो 0.9380 प्लस 0.5955 और माइनस 0.2504 ब्रैकेट क्लोज। ये आपके पास आ गया, ये माइनस में नहीं आया तो अब हम +1 और -1 नहीं करेंगे। 2831 जस्ट टेकिंग लॉग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, KING शिफ्ट, ठीक आ रहा है आंसर। तो देखते हैं आप, टेकिंग ANTI एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ANTILOG log of x, ANTILOG 1.2831, सही। अब ये लॉग एंटी लॉग से कैंसिल तो जस्ट एक्स आ गया। अब आप, मैंने कहा था ये जो पॉइंट होता है इससे नहीं आप देखते, इसको आप देखते हैं कि आपके पास मिनटीसम वैल्यू 28 को 3 में आगे 1 में देखेंगे, 1 को देखकर हम पॉइंट लगाएंगे। अब एंटी लॉग टेबल में 0.28 को देखेंगे, ये लॉग टेबल है, पॉइंट ये है 0.28 को देखेंगे 3 में और फिर 1 में, 8 को देखेंगे 3 में, 1919, ठीक है। 828 को 3 में और आगे 1 में, 1 में 0 ही है, मतलब ऐड करें या ना करें। अब देखें इधर मैं लिख रही हूँ 1919। अब मैंने कहा था इस 1 को देख के करैक्टरिस्टिक्स लगाएंगे, 1 है तो आप एक बढ़ा के लगाते हैं। जब आप एंटी ले 1 का बात ये करैक्टरिस्टिक्स, अगर पॉइंट्स वाले 2 सिफर हो ना, 2 डिजिट हो, तो इसका यहाँ 1 है तो यहाँ 2 डिजिट के बाद आप लगाएंगे। 0 था, अगर माइनस में वैल्यू आ जाएगी तो शुरू में 0 लगा देंगे, और अगर यहाँ पर 2 होगा तो 3 डिजिट के बाद यानी 1 बढ़ाकर, सही है। ये आपके पास आंसर आ गया और ये आपका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इंसर्ट 2 ज्योमेट्रिक मीन 1 और 8, ठीक है। ये मैंने डाटा लिखा है, लेट G1 G2 बी द 2 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 1 और 8, 1 और 8 के दरमियान 2 ज्योमेट्रिक मीन G1 और G2 हैं, सच डैट, अगर इस तरह है तो सो डैट 1
G1 G2 और 8 इन इज़ अ जोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये एक जोमेट्रिक प्रोग्रेशन है। पहली वैल्यू 1 है तो चौथी वैल्यू 8 है आपके पास और R आपके पास नहीं है। N की वैल्यू 4 है। 1 2 3 4 रकमें होगी ना, एक और दूसरी 8 दरमियान में 2 जोमेट्रिक मीन तो 4 रकमें होगी। और A4 की वैल्यू आखिरी रकम है 4 तो 8 है। अब हम देखने फार्मूले में रिप्लेस करने लगे हैं। एन की जगह मैं रखने लगी हूँ 4, ए की जगह 1, आर की वैल्यू आपके पास नहीं है और एन की वैल्यू आपके पास है 4 - 1। A4 की वैल्यू हमारे पास 8 है। 1 अपनी जगह पर एज इट इज़ लिखें या ना लिखें, और लिख देती हूँ, इसको और बना देती हूँ। 4 में से 1 किया तो 3। अब यहाँ पर पावर 3 है तो 8 को किसकी पावर 3 लिख सकते हैं? 2 की पावर 3। वो कैसे लिख सकते हैं? 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 की पावर 3। ठीक हो गया। तो यहाँ मैंने 2 की पावर 3 लिख दिया। अब टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग ये क्यूब रूट होता है ऐसे, यहाँ 3 होता है ऑन बोथ साइड। तो क्यूब रूट की पावर होती है 1/3, तो वैसे कैंसिल हो जाएगा जब मैं क्यूब रूट लूँगी। अगर आपको नहीं पता चलता तो आप ले के देख लें। ठीक है, ये 3 से कैंसिल हो जाएंगे। जस्ट 2 इज इक्वल, आर की वैल्यू आ गई 2। अब उन्होंने कहा था 2 ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करें। G1 ARn-1, G1 की कीमत है AR, G1 है AR और G2 है AR का स्केयर। यस, तो G1 ए की वैल्यू आपके पास 1 थी, आर की वैल्यू 2 आई, 2 1 ज़ार 2, सही हो गया। अब G2 ए की वैल्यू 1 थी, आर की वैल्यू 2 थी, 2 की वैल्यू 2 4 और 1 4, G2 आ गया। ठीक हो गया। 1 एंड 2 2 और 4, G1 और 2 और 4 आपका आंसर आ गया। ये था आपका 7.5 का क्वेश्चन। आई थिंक के नहीं, हाँ जी 7.5 का क्वेश्चन था आपका 2 वाला। 7.5 का 2 चेक भी कर देते हैं। 7.5 का 2 था, 2 और 4। ठीक है जी, हमारे आंसर 2 और 4 था। अब नेक्स्ट हमने कौन सा क्वेश्चन है आपके पास? यूनियन इंटरसेक्शन वाला। ये आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है। पिछले में शायद बच्ची कह रही थी आपने इधर ऊपर 7 लिखा हुआ था, नीचे शायद ऊपर 7 था, नीचे 4 लिख दिया था मैंने गलती से। लेकिन आपको समझ तो आ गई थी ना बेसिकली कि अगर ऊपर 4 है तो 4 ही लेंगे हम। नीचे वैल्यू यानी मैंने गलती से चेंज कर दी थी। ए यूनियन बी पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ए यूनियन बी तो मैं पहले ए इंटरसेक्शन बी लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी ही लिखूंगी। ए की वैल्यू है आपके पास 2 3 5 7 एंड 9 और इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन है। और बी की वैल्यू हमारे पास है 1 3 5 और 7। ठीक हो गया। अब इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन मतलब वो वैल्यू जो इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 7 इसमें भी है और 7 इसमें भी है। तो 3 5 और 7। ठीक हो गया। ये आपके पास ए इंटरसेक्शन बी आ गया। उन्होंने कहा था ए इंटरसेक्शन बी के आंसर को सी के साथ इंटरसेक्ट करें। तो अब मैं पूरी रकम लिख रही हूँ और साथ इंटरसेक्शन का साइन और सी। अब देखें मैंने ए इंटरसेक्शन बी पहले लिखा है तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर पहले लिखूंगी, फिर इंटरसेक्शन का साइन डालूंगी और फिर सी की वैल्यू आपके पास है 2 3 4 5 और 6। अब इंटरसेक्शन का मतलब होता है वो वैल्यूज जो दोनों में है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। बस 3 और 5 आंसर आ गया आपका। यह आ गया लेफ्ट साइड का आंसर। अब देखते हैं राइट हैंड साइड सॉल्व करके कि वो दोनों इक्वल आती हैं कि नहीं। वो कह रहे हैं दोनों इक्वल हैं। तो अब हमने राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या लिखा हुआ है? ए लिखा हुआ है, कंप्लीमेंट लिखा हुआ है, फिर उन्होंने कहा बी इंटरसेक्शन। अब पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी तो पहले बी इंटरसेक्शन सी आएगा। बी की वैल्यू आपके पास है 1 3 5 और 7। इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन लगाएंगे और हम सी की वैल्यू 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। ठीक हो गया। अब इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, 3 इसमें है, इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है।
7 नहीं है, तो 3 और 5। ठीक हो गया। अब उन्होंने कहा था जब आपके पास बी इंटरसेक्शन सी आ जाए उसे ए के साथ इंटरसेक्ट भी करें। ए पहले लिखा हुआ है, अब मैं पहले ए की वैल्यू लिखूंगी, फिर बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू लिखूंगी। ए पहले लिखा तो ए की वैल्यू पहले 2 3 5 7 एंड 9 इंटरसेक्शन 3 एंड 5। ठीक हो गया। अब कॉमन वैल्यूज जो दोनों में है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो 3 एंड 5 ये आपका आंसर आ गया। सो 2 फ्रॉम 1 एंड 2 and लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चाहे ये लिख दें, चाहे ये जो क्वेश्चन था ना आपका ये नीचे सारा ऐसे लिख। अब आ जाता है क्वेश्चन 9 का ए पार्ट, उसमें वो आपको कह रहे हैं ड्रॉ द ग्राफ। अब ग्राफ बनाना है, स्केल है मेरे पास जी। अब मैंने आपसे कहा था पहले फर्स्ट और थर्ड की, सेकंड और फोर्थ की ले लेते हैं। अगर इधर मैं 1 पुट करूँगी, बड़ी रकम पुट कर देती हूँ 2, हाँ तो फिर देखते हैं। पुट x इज इक्वल टू 2, वाई अपनी जगह पर 2 अपनी जगह पर, x की जगह 2 रख दिया, -3 2 2 4 आ गया। तो अब 4 में से 1 करेंगे, 3 करेंगे तो 1, 2 पुट किया 1 आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट के आ गए मेरे पास। अब मेरी कोशिश है कि थर्ड के आ जाए, मतलब नेगेटिव आ जाए। तो अब जब नेगेटिव वैल्यूज रिप्लेस करूँगी तो नेगेटिव आ जाएगा। अब चाहे आप इधर नेगेटिव पुट करेंगे तो वो वैल्यू ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, मैं 1 ले लेती हूँ, -1। पुट x इज इक्वल टू -1, y अपनी जगह पर 2 अपनी जगह पर, x की जगह -1, फिर ये लगा दिया साइन, फिर दरमियान -3 था। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -2, क्योंकि ब्रैकेट के दरमियान कोई साइन नहीं, मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है। नहीं पता चलता तो कैलकुलेटर से कर लें, और कैलकुलेटर पर भी गलत लिख देती हैं तो फिर वो गलती आएगा आंसर। तो ये देखें, यहाँ लिखा 2 ब्रैकेट लगाई, माइनस लिखा, 1 लिखा, ऐसे। ठीक है, तो फिर माइनस और 3 लिखा, तो ये आपके पास आ रहा है 5, क्योंकि -2 और -3 क्या हो गया, -5। अब आपने नेगेटिव वैल्यू रिप्लेस की थी, -1 रिप्लेस की थी, -5 आ गई थी, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू आ गया। अब आपकी एक लाइन लग जाएगी। कार्टेशियन प्लेन बनाई, नज़र आ रहा होगा, वैसे आपने कई दफ़ा बनाई हुई है जी। 8 मैंने आपसे कहा था इक्वल इक्वल ले लिया करें। चले थोड़ा सा फर्क लग रहा है। ये लेटी भी लाइन आपकी थी, आप लिखते ही नहीं, कुछ ऐसे ही लिख बना देती हैं बस। तो मैंने आपसे कहा था रिप्रेजेंट करनी है, ये x एक्सिस है, यहाँ x की वैल्यू नेगेटिव है, ये y एक्सिस है, यहाँ y की वैल्यू नेगेटिव है, ये आपका पॉइंट 0 है। और आप लोगों ने फिर काउंटिंग गलत लिखी हुई थी, मैंने आपसे कहा भी था 0 के पास से स्टार्ट करनी है। तो अब ये 1 और 2 है, तो मैं लिख देती हूँ 5 तक आ रही है काउंटिंग। चलिए लिख लेते हैं, 1 3 5 ले लेती हूँ, 2 का ही फ़र्क आएगा ना। 1, यहाँ थोड़ा बड़ा गैप ले लेती हूँ, 3 और 5, 1 3 5, 1 3 5, 1 3 5, 0 से आगे पॉजिटिव 1 2 और 3, 1 3 और 5, ऑड नंबर लिए 1 3 और 5, -1 -3 -5। आप पूरी भी लिख सकते हैं, पर वो मेरा ज़्यादा बड़ा हो जाना था, -1 -3 और -5। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 2 और 1 दोनों पॉजिटिव, पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी y की। अगर आपने पेयर में ठीक रखी है तो x की जगह 2 यानी 2 इधर आएगा, और y 1 ये है आपके पास। ये तो मेरा इतना छोटा सा लग गया, ठीक हो गया, एक डॉट ये लग गया। अब वो कह रहे हैं -1 और 5, यानी x की वैल्यू -5, y की वैल्यू x की वैल्यू -1, ये x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -5। तो वो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक ये, ठीक है। कुछ ने तो इतना ही लगा के छोड़ दिया था, लाइन लगाई हुई। मैंने आपसे कहा था लाइन ड्रॉ करनी है, इन 2 डॉट्स को जो आपको मिले हैं इससे लंबी सी लाइन लगा दे, क्योंकि डॉट से तो पता चल जाएगा ना कि यहाँ तक और इसको
इस तरह भी बनाना है ऐसे। और यहाँ पर आपने लिखना है 2x-3y इज इक्वल टू 2x-3 का ग्राफ बनाए। ये इतने आसान क्वेश्चन है, अगर आप याद रख लें क्या क्या वैल्यूज रिप्लेस करनी है। अच्छा जी, 10 क्लास जो पिछले ग्रुप में मैंने पेपर सॉल्व किया था तो देखो समेशन x माइनस एक्स बार नहीं लिखा था, जब समेशन x लिखा था। उससे मैंने आपको कहा था यहाँ समेशन x माइनस एक्स बार की वैल्यू होती है। अब ये देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने ठीक काट दिया है, तो ये इस तरह से दी गया। अब उसमें उन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन भी पूछी हुई है और वेरियंस भी पूछा हुआ है। ठीक है, पहले मैं लिख लेती हूँ जो गिवन है। गिवन है आपको पास x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर 1444। ठीक है, एन की वैल्यू आपके पास 15। अब मैं लिखने लगी हूँ फार्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का। पहले मैं वेरिएंस लिख लेती हूँ। वेरिएंस का फार्मूला होता है एस स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं इसे, और समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ओवर एन होता है। ठीक है, एस स्क्वायर समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर वैल्यू 1444 और यहाँ वैल्यू है 15। ठीक हो गया, इन दोनों को डिवाइड कर दें आप। 1444 इतना इजी क्वेश्चन है 4 नंबर में, तो 96.266 तो 96.266। ठीक है, अब उन्होंने क्या स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर क्या आता है, जब स्क्वायर रूट होता है ना, वेरिएंस जो होता है अगर आप इसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लें। अब लिखें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। आपको दोबारा इतना लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ ये स्क्वायर इससे काट के एस रह जाएगा ना, तो ये सारी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर मैं स्क्वायर रूट का साइन डाल दिया, फिर आंसर लिखूँगी और फिर प्रेस कर दूँगी। 9.81 आंसर आ गया, 81। ये स्टैंडर्ड डेविएशन होगी, हालिया स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। और एस स्क्वायर की वैल्यू आपके पास ये थी वेरिएंस की। ठीक है, ये वेरिएंस है VARIANCE, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन है STANDARD। ठीक हो गया, इतना सा क्वेश्चन है, सिर्फ डिवाइड कर देना और स्क्वायर रूट ले लेना, 4 मार्क्स का। चलिए आप अभी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और आगे वीडियो पसंद आए तो आप शेयर भी कर दें। इंशाल्लाह आज हमने फैसलाबाद बोर्ड ग्रुप 1 का पेपर सॉल्व किया, आप इसकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।